मेरे डॉक्टर शोहर से एक लड़की रोजाना दवाई लेने आती। वो बदसूरत लड़की कुछ ही दिनों में बहुत ही खूबसूरत हो गई। मेरा शोहर रोजाना उसे एक ही दवाई देता था। मुझे लगा वो लड़की अपने वजूद को खूबसूरत बनाने के लिए ये दवाई ले जाती है। एक दिन मैंने रात के वक्त शोहर की अलमारी से वही दवा उठाकर खुद खा ली, मगर कुछ देर बाद मेरा कलेजा फट गया जब मेरा नाम आयशा है। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे बाबा एक हकीम थे। उनके पास दूर दराज से लोग इलाज करवाने आते थे। मेरी अम्मी अब्बू की कज़न थी और मेरे नाना अब्बू भी एक हकीम थे। अब्बू मेरे नाना अब्बू के शागिर्द थे। उन्होंने अब्बू को सारी हिकमत सिखाकर अपनी बेटी यानी मेरी अम्मी की शादी उनसे करवा दी थी। हम लोग गांव में रहते थे, इसलिए पूरा गांव उन्हीं से इलाज करवाता था। मैं स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल से आकर अम्मा के साथ खाने में हाथ बटाती थी। गांव में मैट्रिक तक स्कूल था, इसलिए मैंने बस वहीं तक पढ़ा और घर बैठ गई। कुछ अर्सा गुजरा तो अब्बा को मेरी शादी की फिक्र हो गई। मेरी शादी अब्बा ने अपने एक शागिर्द से तय कर दी। मुझे अब्बा का वो शागिर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब्बा के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं रोज कोशिश करती कि उनसे बात करूं। आखिर एक दिन हिम्मत करके मैंने अब्बा को कह दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। अब्बा ने मुझे डांट दिया और कहने लगे कि वो लड़का मेरा देखा भला है और निहायत ही शरीफ है। मेरे कहने पर तुमसे शादी कर रहा है, वरना उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अब्बा की इतनी डांट सुनने के बाद मैंने मजीद कुछ नहीं कहा और चुपचाप शादी कर ली। मैं तो खुश नहीं थी, लेकिन मुझे उसे देखकर भी ऐसा लगता था जैसे मेरे अब्बा ने उसे भी जबरदस्ती राजी किया हो। खैर, मेरा निकाह हो गया। शादी की रात ही अजीब बात हुई। उसे एक कॉल आई और वो जल्दी जल्दी में कहीं चला गया। अगली सुबह को उसकी वापसी हुई। मैंने पूछा कि सारी रात कहाँ थे। तब वो कहने लगा कि मेरी एक मरीज को इमरजेंसी थी, इसलिए मैं उसके पास चला गया था। अब अक्सर ही उसके मरीजों की कॉल्स आती रहती थी, इसलिए वो फ़ोन पर खासा मसरूफ रहता था। मेरे लिए तो वैसे ही उसके पास वक्त नहीं था। जब तक अब्बू जिंदा रहे वो मेरे साथ अच्छे से पेश आता रहा, मगर मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। तब वो पहले से भी ज़्यादा लापरवाह हो गया था। अब्बू के जाने के बाद उनका क्लिनिक मेरे शोहर ने संभाल लिया था। घर की बैठक को ही हमने डिस्पेंसरी बना लिया था। वहीं सारे लोग आते थे और उससे दवाई ले जाते थे। कभी कभी मैं भी अपने शोहर की मदद करने के लिए दवाइयों की पुड़ियाँ बना देती थी। सब ठीक जा रहा था, लेकिन कुछ अरसे से एक अजीब बात हो रही थी। एक लड़की रोजाना हमारी डिस्पेंसरी में आने लगी थी। देखने में वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लगा करती थी, मगर पता नहीं फिर वो क्यों आ जाती थी। वो जब भी आती थी सबसे आखिर में बैठ जाती। शुरू शुरू में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मगर जब वो रोज ही आने लगी तो वो मेरी नज़रों में आ गई। पता नहीं वो किस लिए आती थी। वो अपने हुलिये से पढ़ी लिखी लगा करती थी और पढ़े लिखे लोग तो शहर डॉक्टर के पास जाया करते थे। फिर वो यहाँ पता नहीं क्या करने आती थी। एक दिन वो आई तो मैंने उसके पास जाकर उससे कहा कि जाओ पहले तुम दवाई ले लो। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि नहीं, मैं आखिर में लूँगी। मैं अभी उसे कुछ कहने ही लगी थी कि मेरे शोहर ने आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। मुझसे गुस्से में पूछने लगा कि तुम उस लड़की से क्या बात कर रही थी। मैं डर गई और कहा कि मैंने उसे यही कहा कि जाकर दवाई ले लो। मेरा शोहर उस लड़की की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इस लड़की से आइंदा तुम कोई बात नहीं करोगी। मैं बेदिली से आकर दवाइयाँ पैक करने लगी। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसकी वजह से मेरे शोहर से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने देखा उसे मेरे शोहर ने दवाई दी और उसने पैसे भी ना दिए और ना ही मेरे शोहर ने पैसे मांगे थे। ये देखकर मैं दंग रह गई। ये क्या मामला था? मैंने आज से पहले कोई ऐसा मरीज नहीं देखा था जिससे मेरे शोहर ने पैसे ना लिए हों। मैं जितना सोचती उतना ही उलझ जाया करती थी। अब मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ अजीबो गरीब था। कभी वो मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाता, मेरा बहुत ख्याल रखा करता, लेकिन कभी कभी उसका मूड खराब हो जाता तो मुझसे कई दिन बात भी नहीं करता था। लेकिन अब मैं कई दिनों से नोट कर रही थी कि उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था। अब वो मुझे डांटता भी नहीं था। मेरे लिए ये बात हैरत अंगेज थी। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछने का सोचा था, वो क्यों उससे पैसे नहीं लेता था।
मगर फिर मैं ये सोचकर रुक गई कि कहीं इसका मूड खराब ही ना हो जाए। उन्हीं दिनों मेरी खाला का इंतकाल हो गया तो मुझे गांव से बाहर जाना पड़ा। वहां मुझे एक हफ्ता रहना पड़ा। इस दौरान वो लड़की मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जब वापस अपने घर आई तो 3-4 दिन वो मुझे नजर नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है उसे आराम आ गया हो, इसलिए वो नहीं आई होगी। उन दिनों मेरा शोहर बहुत बेचैन था, पता नहीं उसे क्या मसला था। अगले दिन जैसे ही वो लड़की फिर से नजर आई तो मुझे हैरत का धचका लगा था। वो फिर से क्यों आ गई थी? उसके आते ही मेरे शोहर के चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी। उसने आज भी दवाई ली और पैसे नहीं दिए। दिन ब दिन वो लड़की खूबसूरत होती जा रही थी और मेरा शोहर उसकी दवाई खुद तैयार करता था, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। वो एक ही दवाई उसे दिया करता था। मैं बहुत सस्पेंस का शिकार हो रही थी। मुझे जानना था कि वो लड़की कौन थी और क्यों दवा लेने आती थी। एक दिन वो दवा लेकर निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो लड़की गांव के सबसे शानदार घर में दाखिल हो गई। मुझे हैरत हुई, ये इतनी अमीर होकर भी मुफ्त में दवा लेकर जाती है। मैं वापस आ गई। मैंने फैसला कर लिया कि अपने शोहर से ये बात पूछूंगी। मैंने एक दिन डरते डरते अपने शोहर से पूछ लिया कि आप इस लड़की को क्यों मुफ्त में दवा दिया करते हैं। मेरा शोहर ये सुनकर कहने लगा कि वो लड़की अपनी माँ के लिए दवा लेने आती है। उसकी माँ मेरी माँ की सहेली थी। उसकी माँ ने हमेशा मेरी माँ की मदद की थी, इसलिए मैं बस उसके एहसान का बदला उतार रहा हूँ और यही वजह है कि मैं उससे दवाई के पैसे भी नहीं लेता। इसकी माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए इसकी बेटी दवा लेने आ जाती है। मैंने ये सब सुनकर सुकून महसूस किया, वरना मुझे तो कोई और ही शक हो रहा था। मेरे शोहर की वालदा का हमारी शादी से पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं उनकी किसी सहेली के बारे में नहीं जानती थी। मैंने सोचा किसी दिन जाकर उसकी अम्मी की खबर ले आऊंगी। फिर एक दिन वो लड़की दवा लेने आई थी। जब मैं घर से निकल पड़ी, मेरा इरादा था कि जब तक वो यहाँ है मैं उसके घर जाकर उसकी अम्मी का पता करके आऊंगी। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो देखा वहाँ तो ताला लगा हुआ था। मैं खड़ी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। इतने में एक औरत आई और पूछने लगी कि किससे मिलना है। मैंने बताया कि यहाँ जो अम्मा जी हैं उनसे मिलने आई हूँ। वो हैरानगी से कहने लगी, यहाँ तो कोई अम्मा जी नहीं होती, बस एक लड़की रहती है, अभी वो घर पर नहीं है, कहीं गई होगी। ये सब सुनकर मेरे हवास सुन हो गए। मेरे शोहर ने तो कोई और ही कहानी सुनाई थी और ये पता नहीं क्या कह रही थी। मैं वापस घर आ गई। इसका साफ मतलब यही था कि उस लड़की ने मेरे शोहर से झूठ बोला था, या फिर शायद मेरे शोहर ने ही मुझे असल बात नहीं बताई थी। मैं वापस आई तो वो लड़की अभी भी वहीं थी। मैंने दवा बनानी चाही तो मेरे शोहर ने मुझे पीछे कर दिया और कहने लगा कि तुम जाओ, इसकी दवा मैं खुद बनाऊंगा। अब तो मुझे शक होने लगा था कि इस दवा में ऐसा क्या खास था कि वो लड़की रोजाना इसकी खातिर आती थी। मुझे यही शक था कि वो जो दिन ब दिन इतनी खूबसूरत हो रही है इसी दवाई की वजह से है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं देखूंगी कि इस दवा में क्या है, और वो दवा मैं खुद खाना चाहती थी ताकि मैं भी खूबसूरत हो जाऊं और मेरे शोहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए। मगर उस दिन वो दवा मेरे हाथ ना लगी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे शोहर ने मुझे दवा बनाकर दी और कहा कि जाकर उस लड़की को दे आओ। मैंने चुपके से वो दवा का पैकेट अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया और उस लड़की को किसी दूसरे मरीज की दवा का पैकेट दे दिया। वो दवा मैंने चुरा ली थी और मुझे देखना था कि उसे खाने से क्या होता है। रात को जब मेरा शोहर सो गया तो मैंने चुपके से दवा खा ली। दवा खाते ही मुझे लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में आग लग गई हो, मेरी जान निकलने वाली हो गई थी। मैं फौरन नीचे गिरकर तड़पने लगी। दिल में अचानक शदीद दर्द होने लगा था। मेरी चीखें सुनकर मेरा शोहर भी उठ गया था। वो जल्दी से मुझे अस्पताल ले गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक मुझे एकदम से क्या हो गया था। अचानक मुझे याद आया कि मैंने वो दवा खाई थी जो उस लड़की को देनी थी। मेरे शोहर ने उसे इतनी खतरनाक दवा क्यों दी थी? मैं जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या मेरा शोहर उसे मारना चाहता था? मुझे अब अपने शोहर से खौफ महसूस होने लगा था। हैरत की बात यह थी
ये दवा रोजाना वो लड़की लेकर जाया करती थी, लेकिन आखिर किसके लिए मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि ये खतरनाक दवा थी। पता नहीं जो रोजाना उसे खाती थी उसका क्या हाल होता होगा। 3 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दी तो मैं घर आ गई। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि एकदम मुझे क्या हो गया था। मैंने उससे टाल दिया कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अगर मैं उसे बता देती कि मैंने वो दवा खा ली थी तो वो पता नहीं क्या करता। खैर कुछ दिन वो लड़की न आई। अब मुझे बेचैनी होने लगी कि वो क्यों नहीं आ रही। शाम हुई तो मैंने देखा कि मेरा शौहर दवाइयों वाला डब्बा उठाकर कहीं जा रहा था। मैंने उसे रोका और पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तब वो कहने लगा कि एक मरीज के घर जा रहा हूँ। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ फिर से खराब होता जा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रहा है, जैसे उसका मेरे साथ रहने का कोई दिल नहीं है। मुझे वो लड़की अब कहीं नजर नहीं आती थी। दूसरी तरफ रोज मेरा शौहर बैग उठाकर किसी मरीज को देखने के लिए निकल जाता था। मुझे तजस्सुस होने लगा कि किस मरीज के पास ये रोजाना जाता है। एक दिन मैंने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। वो जैसे ही अपने दवाओं वाला बैग उठाकर कमरे से बाहर निकला, तब मैं भी उसके पीछे चोरी चोरी चलने लगी। जिस जगह वो पहुंचा वो देखकर हैरत के मारे मैं सुन रह गई, क्योंकि वो उसी लड़की का घर था जो हमारे डिस्पेंसरी पर दवा लेने आती थी। ये सब देखकर मेरे होशो हवास उड़ गए। मेरे शौहर का आखिर यहाँ पर क्या काम था। मैंने छुप कर देखा कि मेरा शौहर इस घर में दाखिल हो रहा है। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो वो लड़की भी उसके साथ थी। मेरे शौहर ने बैग से एक दवाई की पुड़िया निकाली और उस लड़की को दे दी। साथ ही वो कुछ कहने लगा। इतनी दूर से मुझे आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर मैं समझ रही थी कि वो उसे हिदायत दे रहा होगा कि दवा कैसे खानी है। मेरा शौहर वहाँ से घर आ गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा शौहर वहीं जाता है। फिर भी मैंने उसका 3-4 दिन पीछा किया। वो वहीं उसी घर में जाता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में ऐसा कौन बीमार है जिसको देखने मेरा शौहर रोजाना जाता है। ये सब सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। एक दिन मेरे शौहर को उस लड़की का फोन आया था। वो बड़ी जल्दी में घर से निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो उसी लड़की के घर में गया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर रुकी थी। तब घर से किसी को लाया गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा था कि किसको लेकर जा रहे हैं। मेरा अंदाजा था शायद उसी लड़की की तबीयत खराब है, मगर कुछ मिनट के बाद मैंने उस लड़की को अपने शौहर के साथ घर से निकलते हुए देखा तो मैं परेशान हो गई। मैं थोड़ा उनके करीब हो गई। मेरा शौहर उस लड़की से पूछ रहा था कि इसे दवा दी थी। वो लड़की फिक्रमंदी से कहने लगी, हाँ दवा तो दी थी, शायद इसीलिए इसकी तबीयत खराब हुई है। मेरा शौहर कहने लगा कि लगता है इसे दिल का दौरा पड़ा है, अब तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं कल चक्कर लगाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो दोनों किसके मुतल्लिक बात कर रहे थे। मुझे शक भी हो रहा था और अजीब ख्यालात भी आ रहे थे। मुझे किसी तरह उस घर में दाखिल होना था ताकि मैं देख सकूं कि वहाँ कौन है जो बीमार है। मैंने एक दिन डिस्पेंसरी से कुछ दवाइयाँ छुपा ली और शौहर को कहा कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, शहर से जाकर ले आओ। मेरा शौहर सुबह सुबह शहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी घर से निकल गई। मेरा इरादा उस लड़की के घर के अंदर जाने का था। मैंने नकाब करके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वही लड़की बाहर निकली। मैंने उसके आगे हाथ फैलाए और कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे अपने घर में काम पर रख लो, तुम्हारी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। वो लड़की कहने लगी कि हाँ वाकई में मैं मुश्किल में हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि घर के अंदर आ जाओ। मुझे वैसे भी मुलाजमा की ज़रूरत थी। मैं घर के अंदर चली गई। मुझे बस जानना था कि घर के अंदर कौन है। वो मुझे पूरा घर दिखाने लगी। एक कमरे के बाहर रुककर कहने लगी कि तुम पूरे घर की सफाई करोगी, मगर इस कमरे में कभी मत जाना। इस कमरे की सफाई मैं खुद ही कर लूँगी। उसके बाद मेरा शक मज़ीद पक्का हो गया। इस कमरे में कोई तो राज है। उस दिन तो मैं घर वापस आ गई, मगर मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि इस राज का पता चलाकर रहूँगी कि वहाँ क्या राज है, क्यों मेरा शौहर वहाँ जाता है। अगले दिन मैंने शौहर को कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरा पक्का इरादा था कि आज सारा रात मालूम कर लूँगी। मैं नकाब करके उस लड़की के घर गई।
اس نے مجھے کہا کہ صفائی سے پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی جو میں گھر سے لے کر آئی تھی۔ اس نے وہ چائے پی اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھی جس میں جانے سے اس نے منع کیا تھا۔ میں جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی میری جان نکل گئی کیونکہ کمرے میں ایک بیمار شخص بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نام اعجاز ہے اور میں تانیہ کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر میں سن ہو گئی۔ تانیہ اسی لڑکی کا نام تھا جس کے گھر پر میں اس وقت موجود تھی۔ میں نے ایک دن دوائیوں والی پرچی پر اس کا نام پڑھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے بیمار کیسے ہوئے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ماں نے زبردستی میری اور اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا۔ تانیہ روزانہ میری دوائی لے کر آتی ہے مگر اس دوائی کو کھا کر میں ٹھیک ہونے کی بجائے بیمار ہوتا جا رہا ہوں۔ ایک دن تو مجھے دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ میں نے دوائی کھانے سے منع کر دیا تو اس نے اس حکیم کو گھر بلانا شروع کر دیا۔ اب تو روزانہ وہ میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی سے ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے اور میری بیوی کو عجیب سی دوائی دے جاتا ہے جو میری بیوی زبردستی مجھے کھلا دیتی ہے۔ اسی دوائی کی وجہ سے میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں، اب تو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ مجھے اس معاملے کی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اب اس بات کا جواب تو میرا شوہر ہی دے سکتا تھا اور یہ اسی صورت ممکن ہوتا جب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ میں چپ کر کے واپس گھر آ گئی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کے وہاں جانے کا انتظار تھا۔ رات کے وقت میرا شوہر حسب معمول گھر سے نکل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرا شوہر اس آدمی کو زبردستی انجیکشن لگا رہا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ انجیکشن چھین لیا۔ میرا شوہر مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا میں نے گھر سے نکلتے وقت پولیس کو فون کر دیا تھا کیونکہ یہ معاملہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے مارنے کے لیے میرے قریب آیا ہی تھا کہ اچانک پولیس آ گئی اور میرے شوہر اور اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے شوہر نے پولیس کو جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی تانیہ کو پسند کرتا تھا لیکن میرے باپ نے اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی۔ میرے باپ کے اس پر بہت سے احسانات تھے اس لیے اس نے مجبوری میں مجھ سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ تانیہ کو نہ بھول سکا تھا۔ شادی والی رات اسے تانیہ کی کال آئی تھی، اسی وجہ سے وہ سب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے وہ تانیہ کو پانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا اسے موقع مل گیا تھا۔ تانیہ بھی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب تانیہ کو بھی اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ اگر وہ طلاق لیتی تو اس کی جائیداد سے محروم رہ جاتی، اس لیے اس نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور وہ ایسی دوا دیتا تھا جس سے کھا کر تانیہ کا شوہر دن بدن کمزور ہونے لگا اور آخر کار بستر سے لگ گیا۔ وہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ یہ بیمار ہو کر مر جائے، بعد میں وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ میں تانیہ پر نظر رکھتی تھی اور میرے شوہر کو شک ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے شوہر نے تانیہ کو کہا کہ اب وہ خود اس کے گھر آیا کرے گا۔ میرے شوہر تانیہ کے شوہر کو ایک خاص قسم کا انجیکشن لگا دیتا تھا جس سے اس کی ساری طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے رات کو اپنے شوہر کو تانیہ سے باتیں کرتے سن لیا تھا اور مجھے اس کا سارا پلان سمجھ آ گیا تھا کہ وہ تانیہ کے شوہر کی جان لینا چاہتا ہے، اس لیے میں نے پولیس کو سب بتا دیا تھا۔ پولیس نے دونوں کو قتل کی سازش کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی کیونکہ اب مجھے ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ ان دونوں کو جیل ہو گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے شوہر کو صحیح دوائیاں دینا شروع کی تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے میری خدمت اور وفا نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں بھی مان گئی۔ آج میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے جبکہ میرا پہلا شوہر اور وہ لڑکی تانیہ جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔